नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम कर रहे हैं वसूली के आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के बारे में। अनिल देशमुख को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। 12 घंटों तक कड़ी पूछताछ उनके साथ की गई, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। आज उन्हें कोर्ट में पेश करेगा प्रवर्तन निदेशालय। इससे पहले कल पहली बार अनिल देशमुख ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए थे। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर ऑफ पुलिस परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगाए। इससे पहले ईडी की ओर से अनिल देशमुख को 5 बार समन जारी किए गए थे, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से पिछले हफ्ते इन समनों को रद्द करने से इनकार करने के बाद वो एजेंसी के सामने कल पेश हुए और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके वकील का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। ठीक है, उनका इन्वेस्टिगेशन था, हमने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया है। हमने 4.5 करोड़ के मामले में दिखा रहे हैं वो सेक्शन 3 में। आगे आप क्या रणनीति है? हम कल कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ हम रिमांड को अपोज करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। सुनील, बहुत बड़ा ये मामला है, हम जानते हैं, कल भी आपने विस्तार से समझाया था, लेकिन ये गिरफ्तारी अब कितनी मायने रखती है? क्योंकि परमबीर सिंह ने आरोप लगाए थे, वो यहाँ पर अब है नहीं, वो किसी को खबर नहीं है कि वो देश में है भी या वो बाहर जा ही चुके हैं। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय ने जब ये गिरफ्तारी की है तो क्या क्या उसके पास आधार है? देखिए, परमबीर सिंह ने जो आरोप लगाया था वो 100 करोड़ की वसूली के टारगेट देने का आरोप लगाया था और ट्रांसफर पोस्टिंग में भी पैसे की बात सामने आई थी। उस आधार पर जब सीबीआई ने मामला दर्ज किया, उसके बाद ईडी ने उस मामले में जांच की, जिसमें फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया। और जब उनके पीएस और पीएस से पूछताछ हुई संजीव परांडे और कुंदन शिंदे से, तब उसमें जानकारी मिली कि सचिन वजह से जो पैसे आए थे वो पैसे उनको मिले थे और वो पैसे बाद में दिल्ली के शेल कंपनी के जरिए जो देशमुख परिवार का जो एक साई शिक्षण संस्था है उस ट्रस्ट को दिया गए थे, जो कि 4 करोड़ की कुछ रकम थी। और जेल में बंद सचिन वजह से पूछताछ हुई थी, तब उसने कहा था कि बार वालों से जो पैसे जमा हुए थे 4 करोड़ 70 लाख रुपए, वो उसने कुंदन शिंदे को दिए थे, जो कि अनिल देशमुख है पीएस और पीए थे। उनकी दोनों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी, यानी जिसके लिए उन दो पैसे उगा रहे थे या फिर लिया था उन्होंने, उसकी जब गिरफ्तारी हो चुकी थी तो स्वाभाविक तौर पर अनिल देशमुख की गिरफ्तारी होनी ही थी। और जिस समय से उन्होंने 5 ईडी के समन भी नजरअंदाज किए थे, आए नहीं थे, तो उस हिसाब से हमें कल ही लग रहा था कि गिरफ्तारी उनकी मुमकिन है, लेकिन वो तब तक गायब थे, लापता थे। अचानक से कल वो प्रकट हुए 12 बजे, और जैसे ही वो जेल ईडी के दफ्तर के अंदर गए, वैसे उनका एक वीडियो भी आया। उन्होंने बताया कि वो क्यों नहीं आ रहे थे समन से, क्योंकि उनको कोर्ट से राहत चाहिए थी, जिसकी उनकी अर्जियां कोर्ट में लंबित थी। लेकिन जब बॉम्बे हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, तब वो यहाँ पर अपने जांच के लिए आए और वो बेगुनाह है। लेकिन अंदर जाते जाते उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर जिसने मुझे आरोप लगाया, जिसके खिलाफ खुद कई मामले दर्ज हैं जबरन वसूली के, वो परमबीर सिंह कहाँ है? बहरहाल 12 घंटे की पूछताछ के बाद अनिल देशमुख की तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन परमबीर सिंह का अभी कहीं अता पता नहीं है। वो है कि वो हैं कहाँ, क्या वो भी सामने आएंगे जांच एजेंसियों के, जैसा कि अब अनिल देशमुख आ चुके हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हो गई है और अब उनके वकील का कहना है कि जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनकी रिमांड को वो अपोज करेंगे, एक तरह से कोशिश करेंगे कि उन्हें जल्द जमानत मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। भारत ने 2070 तक अपने देश में नेट जीरो एमिशन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। ग्लासगो में विश्व जलवायु परिवर्तन पर चली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया। इसके साथ ही भारत पहला ऐसा विकासशील देश बन गया है जिसने पर्यावरण सुरक्षा को लेकर इस तरह का साहसिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ने 5 अमृत के नाम से 5 घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में सबसे अहम है 2070 तक भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन देश बनाने का ऐलान। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के लिए 5 अमृत का लक्ष्य दुनिया के सामने रखा है। तो आपको बता देते हैं वो कौन कौन से पंचामृत जो लक्ष्य रखे गए हैं। उसमें पहला है 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता 500 गीगावाट तक करना। दूसरा है 2030 तक 50% ऊर्जा जरूरत के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी से निकालना। तीसरा है अब से 2030 तक के कार्बन इमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करना। चौथा 2030 तक कार्बन इंटेंसिटी 45% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। और पांचवी जो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही, 2070 तक भारत नेट जीरो जो लक्ष्य है उसको हासिल
करने की कोशिश करेगा। आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई और इन सभी सीटों के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव कराए गए थे, जिनमें असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय की 3-3, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान की 2-2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीटें शामिल हैं। वहीं लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो दादर और नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट पर उपचुनाव करवाए गए थे। वहीं लोकसभा की दादर और नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश में इन सीटों के लिए उपचुनाव हुए हैं। और पिछले 1.5 साल कई लोगों पर बहुत बुरे बीते हैं, ये हम सब जानते हैं। कई धंधे चौपट हो गए, कई कारोबार पूरी तरह से बंद हो गए और जो छोटे कारोबारी या छोटा काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ गई। दिए बनाने वाले कुम्हारों के घरों में इस दिवाली थोड़ी आमदनी की रोशनी पहुंची है। बीते साल की दिवाली उनके लिए पूरी तरह से अंधकार थी। नुकसान इतना बड़ा था कि इस साल बेहतर कारोबार में भी भरपाई नहीं हो पा रही है। महंगाई ने और कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई का असर दियों पर पड़ा है। कच्चा माल महंगा हुआ है और इन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी भी गुजरात से आती है। डीजल और पेट्रोल का जो रेट बढ़ा है उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन पूरा बढ़ गया है। यहाँ ट्रांसपोर्ट का कम से कम एक गाड़ी की वजह 10 से 15 हजार रुपया गाड़ी का बढ़ के आ रहा है। और जब गाड़ी वालों को पूछते तो बोला भाई डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तो वो सब चीज जो एक्सपोर्ट जो बाहर से लोग मंगाते हैं गुजरात से, जिसका रॉ मटेरियल सब गुजरात से आता है, तो सब दुगने भाव में हमको मिल रहा है। मतलब आज की तारीख में ये सब दिए बनाने वाले इन कुम्हारों के घर बीती दिवाली कोविड की वजह से अंधकार में रही, लेकिन इस साल हालात थोड़े बेहतर हैं। बहुत सारा कुछ महंगा हो गया है। इस साल मिट्टी भी बहुत महंगी हो गई, समझे। और माल लेने आते हैं होलसेल में तो उतना पैसा हमको नहीं देते हैं। दरअसल साल दर साल मिट्टी के दीपों का दौर धुंधला होता जा रहा है और बदलते वक्त के साथ रोशनी के लिए नई नई इलेक्ट्रिक चीजों ने अपनी जगह बना ली है। ऐसे में कोविड ने भी धंधा और चौपट कर दिया, पर इस साल थोड़ी राहत दिख रही है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना काल में भी लाल फीताशाही व्यवस्था पर किस तरह हावी है, इसकी मिसाल कर्नाटक में देखने को मिली। कर्नाटक के निजी अस्पतालों में तकरीबन 7 लाख वैक्सीन वैसे ही रखे हुए हैं क्योंकि सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स पर वैक्सीन मुफ्त में दी जा रही थी। ज्यादातर वैक्सीन इसी महीने एक्सपायर हो जाएंगी, लेकिन निजी अस्पतालों से इन्हें सरकारी अस्पतालों तक नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ केंद्र के जरिए ही हो सकता है। एक रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में जहां कोविशील्ड और कोवैक्सीन मुफ्त मिल रही है, वहां डॉक्टर्स और नर्स ज्यादा और वैक्सीन लेने वाले कम हैं। ऐसे में निजी अस्पतालों में जहां कोवैक्सीन की एक डोज 1410 रुपए और कोविशील्ड की 780 रुपए में दी जा रही हो, वहां कौन जाएगा। निजी अस्पतालों में वैक्सीन की तकरीबन 7 लाख डोज यूं ही पड़ी है। इनमें 5 लाख के आसपास कोवैक्सीन है और इनकी मियाद इसी महीने खत्म होने वाली है।
Especially the government program is doing so well and they are giving free of cost. ज्यादातर वैक्सीन नवंबर में एक्सपायर होने जा रहे हैं। अब क्योंकि सरकारी अस्पतालों में आसानी से वैक्सीन उपलब्ध है, ऐसे में लोग हमारी तरफ रुख नहीं करते। Second thing, the cost of Covaxin vaccine is higher than Covishield. It's almost double. कर्नाटक में तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है। इनमें से 52 लाख लोग बेंगलुरु के हैं। ऐसे में 7 लाख डोज सरकारी अस्पतालों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इन वैक्सीन का क्या होगा, इस सवाल का फिलहाल मेरे पास जवाब नहीं है। सरकार से बातचीत करके हम इसका समाधान निकालेंगे। वैक्सीन के एक्सपायर होने पर निजी अस्पतालों को आर्थिक नुकसान होगा, वहीं दूसरी तरफ इससे कहीं ज्यादा नुकसान आम लोगों का होगा, क्योंकि कई जगहों पर अब भी वैक्सीन की कमी है और यहां लाल फीताशाही की वजह से बड़ी संख्या में वैक्सीन की डोजेस बर्बाद होने की कगार पर है। कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। त्योहारों के मौसम में बढ़ती महंगाई ने उत्साह को फीका कर दिया है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 265 रुपए तक बढ़ गए हैं। इतने दाम बढ़ने से दिवाली के दिनों में छोटे कारोबारियों को बड़ा झटका लगा है। हाँ, 50 रुपए सर रिफाइंड आज आपने सुना सिलेंडर बढ़ गया है। आज आपने सुना सिलेंडर का रेट बढ़ गया। बताइए कहाँ से बनाए, कैसे सस्ता करें, बताइए, मजबूरी है। रसोई गैस के कमर्शियल सिलेंडर के दाम एक साथ 266 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। यानी लखनऊ की कारोबारी शालिनी अग्निहोत्री के लिए इस साल की दिवाली उतनी अच्छी नहीं रहेगी। वो लखनऊ में नमकीन का छोटा सा कारोबार चलाती हैं। इसमें उनको रसोई गैस का कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। लखनऊ में अब रसोई गैस का कमर्शियल सिलेंडर 2093 रुपए में मिलेगा। पिछले साल की तुलना में ये दाम 65% ज्यादा है। इस साल रसोई गैस के कमर्शियल सिलेंडर के दाम 8 बार बढ़ाए जा चुके हैं। शालिनी का कहना है कि मुनाफा साल भर में घटकर आधा रह गया है, क्योंकि गैस के साथ ही खाने के तेल के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं और अब फिर से दामों में बढ़ोतरी ने कमर ही तोड़ दी है। फर्क तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अचानक सरकार की तरह तो किसी चीज़ पर रेट बढ़ा नहीं सकते, कस्टमर नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि साल भर में सिलेंडर मेरी समझ से 700 रुपये तक तो ऊपर पहुँच ही गया कमर्शियल। एक और वर्ग जिसको काफ़ी घाटा झेलना पड़ेगा वो ये छोटी मिठाई की दुकानें हैं, जिन्होंने ये उम्मीद की थी कि दिवाली के समय थोड़ा मुनाफा कमाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। आपका नाम क्या है? पंकज गुप्ता। पंकज जी, कितने साल से मिठाई दुकान आप लोग चला रहे हैं? हम लोग की 80 साल पुरानी दुकान है। 80 साल पुरानी, मतलब आपके पिताजी भी यही काम करते थे। ये बताइए पंकज जी, आपने तो सुना ही होगा कि 266 रुपये आपके कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़े हैं। आपके बिजनेस पे सर दिवाली के टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इतने टाइम की महंगाई की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या, कस्टमर को कैसे दें, कैसे क्या करें। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष के नेता महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये कहा कि रसोई गैस के कमर्शियल सिलेंडर के बढ़े हुए दाम व्यापारी वर्ग को बीजेपी की ओर से घातक तोहफा है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से जब हमारे साथी मोहम्मद अदनान ने इस बारे में पूछा तो देखिए उन्होंने क्या कहा। सर आज जो है एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। सर आज फिर एलपीजी सिलेंडर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की इस प्रतिक्रिया को लेकर विपक्ष का दावा है कि बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हापुड़ में मोहम्मद अदनान और कैमरा पर्सन विनीत कुमार के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। वसूली के आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। 12 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले कल पहली बार अनिल देशमुख ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए थे। मुंबई पुलिस के पूर्व सीपी परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया है। उनका इन्वेस्टिगेशन था, हमने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया है। हमने 4.5 करोड़ के मामले में दिखा रहे हैं वो सेक्शन 3 में। आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? हम कल कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करेंगे तो वहां हम रिमांड को अपोज करेंगे।
सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, अनिल देशमुख अब तक बचते आए थे, शायद उन्हें पता था कि अगर गए तो फिर सीधे अंदर ही होंगे, और वैसा ही कुछ हुआ। बिल्कुल शारिक, अनिल देशमुख को पता था कि जिस तरह से उनके पीएस और पीएस संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे की गिरफ्तारी हुई है और उनके जो बयान आए हैं उसमें उन्होंने बताया है कि वो अनिल देशमुख के बिहार पे पैसे लिया करते थे। और सचिन वजह ने भी जो बयान दिया था तलोजा जेल में रहते हुए, उसमें भी उसने बात की थी कि जो बार वालों से जो पैसे कलेक्ट हुए थे वो उन्होंने अनिल देशमुख के यहाँ तक पहुंचाए थे। तो स्वाभाविक तौर पर उनको अंदेशा था कि उनकी गिरफ्तारी होनी ही होनी है, इसीलिए वो अदालतों के चक्कर लगा रहे थे, कभी बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ताकि उन्हें थोड़ी सी राहत मिल जाए। लेकिन आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को ही उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। सिर्फ उनको इतनी राहत दी कि साथ में वकील को ले जाया जा सकता है इस बार। और चूंकि तब तक वो 5 समन ईडी के जो है वो नजरअंदाज कर चुके थे, यानी पेश नहीं हुए थे, तो बहुत उम्मीद थी जैसे ही कल वो हाजिर हुए कि उनकी गिरफ्तारी संभव है। हालांकि वो अचानक आए थे। जो ईडी के यहाँ के जेडी हैं वो सत्यव्रत कुमार यहाँ थे नहीं, वो दिल्ली में थे। वो इनके अनिल देशमुख के आने के बाद तब सत्यव्रत दिल्ली से खासतौर पर मुंबई आए, रात को 8 बजे पहुंचे और उन्होंने खुद भी 3 से 4 घंटे उनसे पूछताछ की और फिर रात को 1 बजे के करीब अनिल देशमुख को गिरफ्तार दिखा दिया गया। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनकी रिमांड ली जाएगी। उनके वकील ने भले कहा है कि वो जांच में सहयोग कर रहे थे, लेकिन अब तक का उनका जो आचरण है वो बता रहा है कि वो जांच से भाग रहे थे और बचना चाह रहे थे। लेकिन बात जांच जो है यहीं तक नहीं रुकने वाली है। इसमें उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख, उसको भी समन किया गया था, वो भी अभी तक नहीं आए हैं, और पत्नी, उनका भी नाम आ सकता है, क्योंकि जब तक ये नहीं आ रहे थे इस दौरान ईडी उनके दो संपत्तियों को जब्त कर चुकी है। एक वर्ली में एक फ्लैट है और पनवेल में एक जमीन है, वो सर्च कर चुकी है। और जो पैसे 4 करोड़ के करीब जो रिश्वत के पैसे आए हैं उनके शिक्षण संस्थान में, उनका जो पारिवारिक ट्रस्ट है, उसके लिए शेल कंपनी बनाई गई थी। वो शेल कंपनी बनाने में बेटे का योगदान है, भूमिका है, ये बताया जा रहा है। तो ये जांच अभी और लंबी जाएगी और उनके परिवार के और लोग भी ईडी के शिकंजे में कसे जा सकते हैं। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। नवाब मलिक जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं वो इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं सुबह सुबह। आइए सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। के भीतर चार्जशीट फाइल करनी होती है और सजलानी और समीर खान वाले मामले में ऑलरेडी चार्जशीट फाइल है। तो ये आपका आरोप कि मैं केस को कमजोर करने के लिए आरोप लगा रहा हूं, क्या इसके लिए आप माफी मांगेंगे? देवेंद्र जी, आपने कहा कि नवाब मलिक को इससे पहले मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, मैंने इस्तीफा दिया था। उस पर सावंत कमीशन बैठा था, कमीशन की रिपोर्ट आई, विधानसभा में चर्चा हुई और उस विधानसभा की चर्चा में मैंने कहा कि एक बार नहीं 100 बार मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, अगर जनता के हित में कोई इस्तीफा देना पड़े तो। मुझ पे आरोप लगाए गए कि माहिम स्थित जरीवाला चाल में भ्रष्टाचार हुआ है और कमीशन बैठाया गया, लोक आयुक्त की जांच बैठाई गई। मुझ पे आरोप ये लगाया गया कि नवाब मलिक ने कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई किया है, कंटेम किया है, कोर्ट के आदेश का अवहेलना की है। कोई पैसे खाने का या कोई करप्शन के चार्जेस नहीं थे, डिफाइंग ऑफ कोर्ट ऑर्डर के चार्जेस थे। जो लैंड एक्विजिशन हुआ था वो गलत तरीके से था, हमने स्टे दिया था और ये कहा जा रहा था कि हाई कोर्ट के आदेश का अवमान नवाब मलिक ने किया है। उसी कोर्ट के सामने मामला गया, कोर्ट ने उसका कॉन्ग्लिजेंस नहीं लिया। कंटेम ऑफ कोर्ट उसी कोर्ट के सामने रखा जाता है या उससे ऊपर की कोर्ट में। किसी कमीशन को, लोक आयुक्त को यह अधिकार नहीं कि कंटेम पर वो किसी पे आरोप मढ़े। फिर भी हमने कमीशन को झेला, कमीशन के सामने चीजें रखी और उसमें आचरण को लेके हर दिन लोगों को मिलना, लोगों की बातें सुनना, लोगों के लिए काम करना, ये आचरण जो है ये करप्ट है, इस तरह के चार्जेस लगे।
लेकिन डिफाइंग कोर्ट ऑर्डर का ही हम पे मामला उठाया गया। हमने इस्तीफा दिया, रिपोर्ट आई और 2008 में दोबारा मंत्री हम बने। लेकिन जो जरीवाला नवाब मलिक प्रेस वार्ता करते हुए सफाई भी दे रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। एक बार फिर से आपको नवाब मलिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। 2 लाख रुपए का जूता, 2.5 लाख रुपए का घड़ी, 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। एक अपराइट अफसर, मैं सारी तस्वीरें आप लोगों को दे दूंगा। अगर जिस तरह के कपड़े इन तमाम दिनों में उन्होंने पहने, उसकी कीमत ही 5-10 करोड़ रुपए की है। क्या ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा? कोई शर्ट दोबारा हमने पहनते नहीं देखा। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 2 लाख के हर दिन जूते पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो लाख रुपए की पतलून पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 70,000 के शर्ट पहने। हमें लगता है ईमानदारी का पैमाना इतना बढ़िया है। ऐसे ही सारे ईमानदार इस देश में हो जाए। हम कामना करते हैं कि ईमानदारों का जीवन शैली इसी तरह से बने। मैं फिर आज अपनी बात पे कायम हूं कि समीर वानखेड़े ने हजारों करोड़ की वसूली की है, फर्जीवाड़ा किया है। जांच होनी चाहिए, कड़ियां जुड़ रही हैं, उगाही का मामला चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि बोलने से रोका जाए। सवाल उठाए जा रहे हैं कि नवाब मलिक बोल रहा है। मैं आप लोग को बता दूं, जस्टिस दीपक गुप्ता जी ने अपने भाषण में कहा एक सेमिनार में कि राइट टू डिसन, राइट टू क्रिटिसाइज, ये फंडामेंटल राइट है। अगर क्रिटिसाइज नहीं होगा, डिसेंट नहीं रहेगा, तो राज्य पुलिसिया स्टेट बन जाएगा। पुलिसिया स्टेट इन्होंने बनाया। 2 ग्राम 5 ग्राम के केसेस बनाए। 26 मामले हमने रखे हैं जिसमें अपने पास से रखकर लोगों को फ्रेम किया गया। एनसीबी का जो काम था कि आज तक कोई तुमने पकड़ा, तो कहां से ये आया, इस तक आप क्यों नहीं पहुंचे? आज तक क्यों नहीं आपने लोगों को, बड़े लोगों को पकड़ने का काम किया? आज साथियों मैं और एक जानकारी दे रहा हूं कि महाराष्ट्र के जेएनपीटी पोर्ट पर 3 कंटेनर 51 टन पॉप सीड, जो पोस्ता होता है, अफीम का बीज होता है, वो 15 दिनों से पोर्ट पर है। हम जवाब चाहते हैं डीआरआई से कि 15 दिन में आपने केस रजिस्टर क्यों नहीं किया? क्यों एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? भयंकर खेल इस देश में चल रहा है। चाहे मुंदड़ा पोर्ट पर ड्रग पकड़ी जाए, एनआईए के बाद जांच चली जाए, धंधे बस्ते में चली जाए। पिछले 10-12 दिन पहले एक केस आया था ड्रग का, वो भी 8 दिन के बाद उजागर हुआ। आज 51 टन पॉप सीड वहां पड़ी है, उसके लेकर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, केस दर्ज नहीं हो रहा है। पूरा खेल ड्रग का कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण के बिना नहीं चलता और ये बहुत ही खतरनाक तरीके से देश को उलझाया जा रहा है। ड्रग पूरी तरह से खत्म हो, हम साथ में लोगों के हैं, लेकिन अगर राजनीतिक संरक्षण में ड्रग का धंधा चलेगा, जिनको ड्रग रोकने के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी वही ड्रग का धंधा करवाएंगे। प्राइवेट आर्मी। तो नवाब मलिक ने कहा कि अंडरवर्ल्ड से संबंध के जो आरोप फडणवीस लगा रहे हैं उसे साबित करें, सिर्फ कह देने भर से नहीं होता। और उन्होंने कहा जो आरोप मैं लगा रहा हूं उसके सबूत दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। 15 साल से डेवलपमेंट अल्टरनेटिव का तारा अक्षर कार्यक्रम भारत की महिलाओं को साक्षरता और हिसाब किताब सिखा रहा है। इन 15 सालों में लगभग 2000 गांवों की तकरीबन 2.5 लाख महिलाएं साक्षर की गईं। लेकिन तारा अक्षर ने इन महिलाओं को साक्षर ही नहीं बनाया, बल्कि उनके जीवन पर उन्हें अधिकार भी दिया है। वो अपने फैसले खुद कर रही हैं और अपने हुनर से कमाते हुए न सिर्फ अपने पांव पर खड़ी हैं, बल्कि अपने परिवारों और समुदाय की मदद भी कर रही हैं।
रश्मि यादव इसीलिए पंचायत दफ्तर नहीं आई हैं क्योंकि उनकी कोई समस्या है, बल्कि वो दूसरों की समस्याएं सुलझाने आई हैं। रश्मि नंदनवारा ग्राम पंचायत की मुखिया हैं, एक गृहिणी जो हमेशा पर्दे में रहती थी और अब पंचायत की बैठकों में आती है और पूरे गांव के फैसले करती है, और इस आत्मविश्वास के लिए वो तारा अक्षर कार्यक्रम को श्रेय देती है। घंटे भर की दूरी पर बांसी गांव में गुड्डी एक समूह सखी है जो इलाके के 10 महिला स्वयं समूह के काम को देखती है। उनका कहना है कि पढ़ना और लिखना सीखकर उनकी जिंदगी बदल गई। अंगूठा लगाते, साइन नहीं कर पाते, कोई जानकारी नहीं मिलती। बैंक में जाते थे तो बैंक वाले हमारे लिए भगा देते, पैसे नहीं निकालते, रजिस्टर भी नहीं भर पाते थे। तो अब हम रजिस्टर भी लिखना पढ़ना सीख गए हैं और हमारी सारी समूह की महिलाएं दस्तखत करने लगी। पहले सब लोग नुक्ता लगाते थे, लेकिन अब सब सारी मेहनत सान करने सीख गई हैं। ऐसा करना आसान नहीं था। इनमें से कुछ महिलाओं का उनके घर में ही विरोध नहीं हुआ, बल्कि गांव में भी उनकी हंसी उड़ाई गई। गांव में समस्या आती थी, गांव के लोग कहते थे अरे ये बुढ़ी हो गई जो पढ़ने को जा रही है। अब तो हमने बोला कि पढ़ना है, सीखना है। हमने पढ़ा है और सारी गांव की महिलाओं के नाम लिखाए हैं, उनको भी पढ़ाया है। गुड्डी ने न सिर्फ दूसरी महिलाओं को तारा अक्षर कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि उनको साथ लेकर स्वयं सहायता समूह बनाए और उनके लिए बैंक खाते भी खोले। तारा अक्षर कार्यक्रम और साक्षरता के बाद की ललितपुर में लगी ज्ञान चौपाली ने गुड्डी जैसे कई महिलाओं की मदद की है। कौशल विकास महज बुनियादी साक्षरता और हिसाब किताब सीखने से ज्यादा है। इसकी बदौलत प्रेमवती ने अपने घर में चीनी मिट्टी के बर्तनों की दुकान और माला देवी ने एक किराने की दुकान खोल ली। पहले में जो थी वो एक सादा सिंपल नारी थी। आज जो तारा अक्षर में पढ़ के आज यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरे से कोई ये नहीं कह सकता है कि ये नारी अनपढ़ है। और यही कहती हैं कि 10 पास होगी, 8 पास होगी, लेकिन मैं ना 10 पास हूँ ना 8 पास हूँ, बस अकेले तारा अक्षर में पढ़ी हुई हूँ। 2025 तक 50 लाख महिलाओं को साक्षर बनाने का इरादा है। अगर ऐसा हो गया तो इससे हमारे गाँव में रहने वाली महिलाओं की वो जबरदस्त प्रतिभाएं देखने को मिलेंगी जिन्हें पनपने का मौका नहीं मिलता। देश में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के बाद वोटों की गिनती आज जारी है। इनमें बिहार की 2 सीटें, दरभंगा जिले का कुशेश्वर स्थान और मुंगेर की तारापुर सीट भी शामिल है। दोनों ही सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। आपको बता दें कि ये दोनों सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू के पास थी। इस बार बिहार में इन 2 सीटों के लिए दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। करीब 3 साल बाद लालू यादव खुद चुनाव प्रचार में उतरे। लालू यादव ने दावा किया कि अगर इन दोनों सीटों पर आरजेडी जीतती है तो वो नीतीश कुमार की सरकार को गिरा देंगे। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे जेडीयू के पक्ष में दिखाई दिए। मनीष कुमार हैं हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष, इन 2 सीटों पर उपचुनाव है, इसकी विधानसभा पर इसका क्या असर होगा, या फिर नीतीश कुमार की सरकार कितनी मजबूत और कितनी कमजोर होगी जीत और हार अगर सामने आती है तो? पहले जो अभी मतगणना चल रहा है उसका अपडेट किया है कि कुशेश्वर स्थान से 3 चरणों के मतगणना के बाद फिलहाल आरजेडी वहां से 1000 से नीचे के वोटों से वहां पर आगे चल रही है। और जहां तक तारापुर का सवाल है, वहां पर जो शुरुआती रुझान है तो वहां पर जेडीयू आगे चल रही है। उसका अभी कोई कंफर्मेशन वोटों की संख्या कितनी है वो नहीं आया है। जहां तक चुनाव परिणाम का सवाल है, निश्चित रूप से जब भी कोई उपचुनाव होता है तो रूलिंग पार्टी है उसको एज होता है। इस बार भी जो नीतीश कुमार हैं उनकी पार्टी दोनों सीटों पर लड़ रही है, लेकिन ये मुकाबला नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव है। अब आपका सवाल है कि इस चुनाव का परिणाम अगर नीतीश के पक्ष में आता है या उनके विपक्ष में आता है तो उसका क्या असर होगा। अगर नीतीश के पक्ष में आएगा तो आप कह सकते हैं कि उनकी इज्जत बच गई, क्योंकि ये मुकाबले में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने एक तरह से इंटेंसिव कैंपेन किया, करीब 10 से 12 दिनों तक उन्होंने दोनों क्षेत्रों में जो है सुबह से शाम तक चुनाव प्रचार किया। अगर वो हारते हैं तो निश्चित रूप से उनकी कुर्सी खतरे में नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ एक बात यह है कि उनके लिए पॉलिटिकली वो काफ़ी एम्बैरेसिंग होगा। इसलिए जेडीयू के लोगों का दावा है कि जो
मतदान हुआ है और उसके बाद जो एग्जिट पोल आए हैं और जो उन्होंने मतों का आकलन किया है, भले ही वो अभी कुशेश्वर स्थान में ट्रेल कर रहे हों, लेकिन अभी भी 17 से 18 राउंड की काउंटिंग होना बाकी है और उनको उम्मीद है कि दोनों सीटों को रिटेन करने में वो आखिरकार कामयाब होंगे। सारिक, शुक्रिया मनीष। इस पूरी जानकारी के लिए नजर बनाए रखें। जो ताज़ा अपडेट्स हैं उसके हिसाब से हम बता दें कि बिहार में दोनों सीटें जेडीयू के पास थी, वोटों की गिनती जारी है। ऐसे में रुझान अब सामने आने लगे हैं। अगर हम 19 सीटें देखें तो उसमें से 7 पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 4 पर, कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान है। कुशेश्वर स्थान पर जेडीयू आगे है और तारापुर यानी दोनों ही सीटों पर जेडीयू आगे है, जो उसकी सिटिंग सीट भी है जिस पर पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। अब गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान 2 घंटे में हमने आपको बहुत सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए। जो टॉप 5 खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन खबरों में से अपनी पसंद की खबर चुनिए, हमें बताइए। हम दिन भर उसके लिए, आपके लिए उन खबरों को विस्तार से लेकर आते रहेंगे। तो कौन सी है वो 5 खबरें जिसमें आपको पोल में हिस्सा लेना है, उसके बारे में बताते हैं। वसूली केस, अनिल देशमुख जो पूर्व गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, गिरफ्तार हो चुके हैं। नंबर 2 पर 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। नंबर 3 पर ग्लासगो में पर्यावरण पर पीएम मोदी ने किए 5 वादे। नंबर 4 गांधी मैदान ब्लास्ट केस, 4 को फांसी की सजा, 2 को उम्र कैद। और आखिर में जीएसटी, अक्टूबर में 1,30,000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। दूसरी बार इतना ज्यादा हुआ है कलेक्शन।